के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव खत्म हो गया, परिणाम भी आ गए और अब जो है मंत्रिमंडल गठन की बात हो रही है। और जैसा कि पत्रकारों की आदत होती है, कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं कि फलाना गृह मंत्री बन सकता है, फलाना ढिकाना मंत्री बन सकता है। इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। ये तो तय कि प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। कल राष्ट्रपति जी ने उनको आमंत्रित भी कर दिया है, तो अब तो कोई शंका रह नहीं गई कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब मंत्रिमंडल में कौन होगा, स्वाभाविक है कि इस बार जो है एनडीए, जो असल में एनडीए है, उसका कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, लेकिन अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री मोदी को ही लेना है। अब ये जो है कल कुछ स्पष्ट हो जाएगा शाम तक, और आने वाले 10-15 दिनों में और भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन कौन सा मंत्री बनेगा, तो ये सब तय हो जाएगी। लेकिन जो बात मैं आज करने जा रहा हूं वो थोड़ा राजनीतिक तो है, लेकिन चुनाव परिणाम और चुनाव से इतर है। तो आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, थोड़ा थमकर आज चर्चा की जाए कि आखिर इस चुनाव में विपक्ष का मुद्दा क्या था, और जो विपक्ष का मुद्दा था वो कितना प्रभावी था, और दूसरी बात कि क्या वो मुद्दा वाकई मुद्दा था या वो अफवाह था या गढ़ा गया था सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, या सिर्फ चुनाव प्रचार में उन मुद्दों को उछालने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विपक्ष ने और विशेषकर कांग्रेस ने इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था वो ये था, लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा मुद्दा था कि अब अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया तो अब चुनाव इस देश में नहीं होगा, अर्थात तानाशाही आ जाएगी। तीसरा मुद्दा जो था वो था कि आरक्षण जो है हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, ये तीसरा मुद्दा था। और चौथा मुद्दा जो था, जो और भी ज्यादा बड़े उठाया गया, वो था जो हमेशा ही सेकुलर जमातों का मुद्दा होता है कि सेकुलरिज्म खत्म हो गई, संविधान को बदल दिया जाएगा और संविधान को बदलकर सेकुलरिज्म को हमेशा के लिए दफना दिया जाएगा। तो ये मुख्य 4 मुद्दे थे। अब आइए एक एक करके इन मुद्दों पर बातें करते हैं। सबसे पहला मुद्दा ये था कि लोकतंत्र खतरे में है। अब लोकतंत्र जो है 4 जून के बाद एकाएक रिवाइव कर गया, बच गया, उसने अपनी इज्जत बचा ली। अब जो भी कहना चाहें कहें, लेकिन लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, इसका इतिहास थोड़ा पीछे जाकर के टटोलना पड़ेगा। बात है 70 की दशक की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वर्ष था 1975। तो पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में, और भगवान करे कि वो अंतिम बार हो, इस देश को इमरजेंसी का दंश भोगना पड़ा। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। दोस्तों, इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जो चुनाव जीती थी रायबरेली से, उसको जो है अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, अर्थात उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। मैंने अपना पद बचाने के लिए उन्होंने इमरजेंसी का सहारा लिया और पूरे देश के लोकतंत्र को उस कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। ना आपके पास मौलिक अधिकार था, ना आपके पास बोलने का अधिकार था, ना आपके पास जीवन जीने का अधिकार था, और भाषणों को देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिना किसी वारंट के, बिना किसी पूर्व सूचना के जितने विपक्ष के बड़े नेता थे उस जमाने में, सबको जेल में ठूस दिया गया। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ चीजें जो लोग भूल चुके हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, उन्होंने कार्यकाल को 6 वर्ष का कर दिया। इंदिरा जी ने 5 वर्ष से लोकसभा सदस्य के कार्यकाल को बढ़ा करके 6 वर्ष का कर दिया। प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना होती है, संविधान बदल देगा, जो बार बार बात होती है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बार बार कहा जाता है कि उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। इन्होंने जबरदस्ती, जबकि सारे विपक्ष के नेता जेल में थे, इन्होंने जबरदस्ती प्रस्तावना को संशोधित करके उसमें समाजवादी और
सेकुलर धर्मनिरपेक्षतावादी शब्द को इन्होंने ठूस दिया और भी इन्होंने कई बदलाव किए। तो आज तक के इतिहास में अगर लोकतंत्र कभी खतरे में आई है तो वो सिर्फ 1975 में आया था, वो इंदिरा गांधी जी के काल में आया था और वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी। ऐसी कोई भी घटना नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में देखने को नहीं मिला। लेकिन विपक्ष ने ये मुद्दा गढ़ा कि लोकतंत्र खतरे में है और कुछ लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब जो दूसरा मुद्दा था कि अगर मोदी तीसरी बार चुनकर आ जाएगा तो फिर इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। कल जिन लोगों ने सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी के दिए हुए भाषण को सुना होगा, वो और नीतीश कुमार 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कहां तो विपक्ष मुद्दा कर रहा था कि अब चुनाव ही नहीं होगा और कहां जो है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों 29 के चुनाव की तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। और इस देश में दोस्तों आप जान लीजिए, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी है लोकतंत्र की जड़ें, बहुत गहरी है लोकतंत्र की जड़ें। और ये इस बात का सबूत है, जो इस बार का चुनाव परिणाम है, ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि अगर हम हार गए इसका मतलब हम मशीन से हार गए, मशीन के द्वारा हार गए। उनका इशारा ईवीएम के तरफ था। और अगर जीत गए तो लोकतंत्र जीत जाएगा। इस तरह की नैरेटिव गढ़ी गई थी इस देश में। अब आते हैं कि मोदी अगर फिर से जीत गया तो आरक्षण हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों 10 साल के कार्यकाल में किसी ने भी नरेंद्र मोदी सरकार में किसी भी तरह से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण को छूने की कोशिश नहीं की है, कोशिश की ही नहीं। अलबत्ता 10% आरक्षण जो है, अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके 10% आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। आरक्षण खत्म करने की बात हो रही, यहां तो उन्होंने बढ़ा दिया है। और दोस्तों गांठ बांध कर रख लीजिए कि इस देश में वही राजनीतिक दल, वही नेता आरक्षण खत्म करने की बात करेगा या खत्म करेगा जो ये तय कर चुका है कि अब उसे अगला चुनाव नहीं लड़ना है, अब उसे फिर से इस देश पे शासन नहीं करना है। वही राजनीतिक पार्टी और वही राजनीतिक दल ये कह सकती है इस देश में कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म करने की बात कभी नहीं की गई है। हालांकि ये भी सत्य है दोस्तों कि आरक्षण की जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 10 साल के लिए था और कहा गया था कि 10 साल का रिव्यू करने के बाद हम इस पर फिर कुछ नया कदम उठाएंगे। लेकिन रिव्यू तो हुआ नहीं, 10 साल आरक्षण को पहली बार बढ़ाया गया और अब आरक्षण इस देश में अनंत काल के लिए, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग, कुछ कांग्रेस की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा कि उसने झूठ कहा और झूठ को इस तरह से कहा और इस तरह से चाशनी में लपेट कर लोगों के सामने पेश किया कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग उस बात को सत्य मान लिया और सत्य मानकर उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया कि हाँ ये आरक्षण खत्म कर देगा। तो ये तो रही आरक्षण की बात। अब ईवीएम का तो कोई प्रश्न रह नहीं गया है। ईवीएम जो है इस बार तो सब खुश हैं, कांग्रेस पार्टी भी खुश है, उसकी कुछ सीट बढ़ गई, समाजवादी पार्टी भी खुश है कि हमारी कुछ सीट बढ़ गई, हम बड़ा अच्छा प्रदर्शन किए, भाजपा खुश है वो फिर से सरकार में आ गई। तो ये जो इस बार का जो चुनाव है ये पूरा फील गुड चुनाव है। सबको महसूस हो रहा है कि बड़ा अच्छा हुआ। बुरा तब लगता जब भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव पूर्ण रूप से हार जाती या पूर्ण रूप से जो दावा कर रही थी कि हम 370 पार करें वैसा कुछ कर जाती। तब इस देश में हाय तौबा मचता और सिर्फ इस देश में हाय तौबा नहीं मचता, इसकी गूंज आपको विदेशी अखबारों में और विदेशी जो एनजीओ जो ये धंधा करते हैं इन सबके बीच में आपको सुनाई देता। और इसमें जो स्वर को, जो उसके स्वर की तीव्रता को बढ़ाने का काम करता वो हमारे भारतीय ही होते। जो आप विदेशी अखबारों में पढ़ते हैं वो उनका सोच नहीं है, वो हमारे कुछ जो चुनिंदा पत्रकार हैं तथाकथित उनका सोच है। वही इन नैरेटिव को वहां के अखबारों में छापा करते हैं और उससे कुछ पैसा कमाते हैं और उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव ये है कि आपने कह दिया लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। आपने सब कुछ को खतरे में डाल दिया।
लेकिन वैसा कुछ तो है नहीं, वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसमें जो आपके सहयोगी थे, खास करके जो लेफ्ट लिबरल है, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इस मुद्दे को एम्पलीफाई कर रहा था यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, अब प्रश्न उठता है कि क्या वो इस काठ के हांडी को अगले चुनाव में भी चढ़ा सकते हैं एक चूल्हे पे? अब तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे उनकी कलई तो अब खुल चुकी है कि ऐसा कुछ तो था नहीं। आपने झूठ कहा, आपने कहा कि भाई ये सब जो धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव होगा नहीं और आरक्षण भी खत्म कर। तो क्या अब अगले चुनाव में जब इसी नैरेटिव के साथ में जो विपक्ष की पार्टियां हैं जब वो चुनाव में उतरेंगी, तो क्या लोग जिनको इस बार वो मूर्ख बनाए हैं और धीरे धीरे उनको भी महसूस होने लगा कि वो ठगे गए हैं, लोकतंत्र में वो ठगे गए हैं, लोकतंत्र खतरे में नहीं था, खतरे में इन लोगों की अपनी जो वोट की पावर थी वो थी खतरे में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही तरीके से इन लोगों को समझाया कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, डूम्सडे आ गया है, अब जो है पृथ्वी धरती सब खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें बहुत सारे संत महात्मा हर धर्म के कहते रहते हैं आए दिन। तो ये उसी तरह की ये भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी थी। आपको कहीं कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया था मोदी सरकार में। ये भविष्यवाणी थी कि अगर मोदी जीत गया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया, तो ये सब हो जाएगा और पूरा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या अब जो है ये जो लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम है जिसको कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है और खड़ा किया है अपनी बातों को जनता के बीच में ले जाने के लिए, क्या ये दोबारा ये कर पाएंगे? और ये तय मानिए दोस्तों कि इस चुनाव के परिणाम ने अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो है लेफ्ट और लिबरल जो ये पूरा इकोसिस्टम है। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं रह गया है। हालांकि ये बेशर्म जमात है, ये फिर से कुछ न कुछ इसी तरह की हरकतें करेगा, इसी तरह के कोई मुद्दे को फिर से हवा देगा और इस देश के जो भारत के जो भोली भाली जनता है उसको ये लोग फिर से फुसलाने बहलाने का काम करेगा। फुसलाने की बात कर रहा हूं, आप देख ही रहे होंगे हर शहर में, दिल्ली में संजय सिंह और राघव चड्ढा को वहां की महिलाओं ने दौड़ाया, कहा जो तुम बोले थे कि चुनाव के समय कि 1-1 लाख रुपया देंगे वो दो। कल कैंक में मैंने आपको इसको बड़े विस्तार से बताया था। ये पूरे देश में हो रही है, खास करके ग्रामीण अंचल में ये बहुत तेजी से कांग्रेस विपक्ष इन सब के द्वारा फैलाया गया। कांग्रेस ने बकायदा गारंटी कार्ड बांटा था। अब सोचिए कि किसी व्यक्ति को आप जाकर के बोलिए कि तुम मेरे पक्ष में मतदान करो, हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे। मेरा दावा है कि वो किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, 100 में से 99 उस 1 लाख के चक्कर में वोट दे देगा। 100 में से 99 1 लाख के चक्कर में उस व्यक्ति को वोट दे देगा। तो ये जो भ्रष्ट आचरण आपने अपनाया है, इसकी जिम्मेदारी लेने को अब क्या तैयार है कांग्रेस और जो उसके सहयोगी विपक्षी पार्टियां हैं, या सरकार को इन पर जांच करवा करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर जो हमारा न्याय व्यवस्था है, जो न्यायालय है, जो स्वतः संज्ञान लेते रहता है बड़े सारे मुद्दों पे, क्या इस मुद्दे पर क्या वो स्वतः संज्ञान लेने की स्थिति में है? ये सब प्रश्न है दोस्तों। अगर हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो लोकतंत्र में का तकाजा ये भी है कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। हम सत्यवादियों का देश अपने को कहते हैं, हम अपने को सत्यवादियों का समाज कहते हैं, लेकिन जब वोट हमें लेना हो तो हम सिर्फ झूठ का सहारा लेंगे और सिर्फ झूठी बातें करके हम जो है लोगों का मतदान को चुराएंगे, लूटेंगे, डकैती करेंगे। बैलेट बॉक्स का जमाना चला गया, लेकिन अब उससे भी खतरनाक, बैलेट बॉक्स से भी खतरनाक ईवीएम के जमाने में यह है कि आप लोगों को जाकर के बोलिए कि हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया देंगे। और दोस्तों 1 मिनट के लिए मान लीजिए ये लोग जीत जाते, क्या ये संभव है कि ये देश की महिलाओं को 1 लाख रुपया देते? हर महिला मतदाता को 1 लाख रुपया देने की इनकी औकात है? मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि इस देश का कुल बजट अभी 45 लाख करोड़ का होता है। पूरे एक वर्ष का बजट, एक वित्तीय वर्ष का बजट 45 लाख करोड़ के बराबर होता है। अब इस देश में 47 करोड़ महिला वोटर है, इसका मतलब कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। मान लो इसका अगर तुम 50%
सिर्फ 50% लोगों महिलाओं को ही अगर आप 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे, मान लीजिए उससे भी कम, मैं कह रहा हूं 20 ही करोड़, 47 करोड़ में से सिर्फ 20 करोड़ महिला को ही अगर आप 1 लाख हर वर्ष देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हर वर्ष आप 20 लाख करोड़ महिलाओं को बांट रहे हैं। तो क्या करेंगे, और सारे के सारे जितने भी कार्य हैं देश के, वो सबके सबको ठप कर देंगे, क्योंकि 50% पैसा तो आपने महिलाओं को बांट दिया। उसको इस देश का होगा क्या, इस देश का होगा क्या। और मान लीजिए कि आप बांटना चालू करें तो 1 साल आप बांट लेंगे, 2 साल बांट लेंगे, उसका पैसा ये आएगा कहां से, किसका गर्दन काटोगे, कहोगे। इसके जवाब में वो कहते हैं हम अडानी से टैक्स के रूप में पैसा लेंगे। अरे कितना लोगे, और मान लो देश छोड़ के भाग गया, अगर उसके पास तो पैसा है, वो क्यों यहां पे रुकेगा अपना पैसा लुटाने के लिए, तो इस देश को छोड़ के चला जाएगा। सोचिए कि ये सब, सिर्फ आप सोचिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर ये सब चीजें हों तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहां रसातल में जाएगी। लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग, जो हम मतदाता हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बिजली मुफ्त में दे देंगे। सिर्फ बिजली मुफ्त में पाने के लिए वो जो 5 वर्ष से जिन व्यवस्थाओं को झेल रहा था, जिसका सुख पा रहा था, उसको त्यागने को तैयार हो जाता है। और देखिए अभी कुछ दिनों बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है 4-5 राज्यों में, देखिएगा फिर से ये मंडली फिर से वही करेगी और मतदाता फिर से ठगे जाएंगे। ऐसा लगता है इस देश में कि मतदाताओं का जन्म ठगाने के लिए ही हुआ है, क्योंकि पिछले 70 साल से मतदाताओं को कभी गरीबी हटाओ के नाम पे ठगा जाता है, कभी रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे ठगा जाता है, और अब लाख रुपए लाख टके के नाम पे इनको ठगा जा रहा है। दोस्तों विचार कीजिएगा, सोचिएगा। आज के अंक को देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों एक विनती है, आप लोग जो देखते हैं कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चर्चा करके इसका रीच तो बढ़ाइए। तब तक के लिए दोस्तों